अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुजरांवाला से, जिसमें डेट 27 अप्रैल थी और गुजरांवाला का एक इलाका है जिसे कहते हैं रहमतपुरा। रहमतपुरा के एक घर में एक माँ अपनी छोटी छोटी दो बेटियों के साथ घर पर सो रही है। तकरीबन 12:30 बजे के करीब एक सिफाक कातिल छत के रास्ते घर में घुसता है, दाखिल होता है और फिर दाखिल होने के बाद सीधा माँ के कमरे में गया और वहां जाकर माँ को वार करके कर दिया। इसके बाद इसकी 3 साला बेटी को भी तेज धार आले से वार किया और मार डाला। दूसरी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है, उसे कुछ ना कहा और छोड़ दिया। इसके बाद ये यहाँ से फरार हो गया वापस छत के रास्ते। शौहर आया दोपहर के तकरीबन 2 बजे घर और आकर देखा घर पर माजरा ही और है। जोर जोर से चीखो पुकार करने लगा, रोने धोने लगा। सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और 15 पर कॉल की शौहर ने। जैसे ही पुलिस ने इस वकूए की डिटेल सुनी तो फौरन नफरी के साथ मौके पर पहुंची। मुतल्लिका थाना है थाना गिरजाक। सिर्फ नफरी नहीं बल्कि सीपीओ गुजरांवाला खुद मौके पर पहुंचे और आकर सारा वकूआ देखा, शवाहिद देखे, गाइडलाइन दी और ये कहा एसएचओ को एज सून एज पॉसिबल मुल्जिमान मुझे अरेस्ट चाहिए। ये हुक्म देने की देर थी कि एसएचओ ने बहुत तेजी के साथ इस केस में काम किया, मुल्जिम को गिरफ्तार किया। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। कौन था कातिल इस माँ बेटी का? क्या कसूर था इन दोनों का? 3 साला बेटी ने क्या गुनाह किया कि उसके साथ ये हाल कर दिया? छत के रास्ते घुसने वाला शख्स कौन था? भेती था, अपना था, कोई रिश्तेदार था, जानने वाला था या फिर कोई अजनबी था? रंजिश क्या हो सकती है और वजह अनात क्या है? घर का नक्शा ये कातिल कैसे जानता था कि कहाँ पर जाना है और क्या करना है, कहाँ पर कौन सोया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 5 साला बेटी उसको छोड़ दिया, उसे क्यों छोड़ा? अब मैं आपको बताने लगी हूँ इस पूरे वकूए की डिटेल्स। अच्छा जनाब, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया गुजरांवाला में। इलाके का नाम है रहमतपुरा। घर के सरबरा का नाम है गुलाम मुस्तफा और गुलाम मुस्तफा की बीवी का नाम है निदा। अब निदा जो है वो उम्र में यंग ही है, 32 ईयर्स उसकी उम्र है। 2 इसकी बेटियां हैं। एक बेटी जो है वो आयशा है, उसकी उम्र 5 साल है। दूसरी बेटी जो है वो है दुर्यादन, उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। ये जो गुलाम मुस्तफा है ये पेंट का काम करता है और पेंट करता है लोगों के घरों में, वही इसको पैसे मिलते हैं और उसी से इसका घर चलता है। 2 बेटियां मियाँ बीवी, लाइफ रूटीन के मुताबिक ठीक चल रही है, कोई इशू प्रॉब्लम बड़ा नहीं आया। एक ऐसा कैरेक्टर जिंदगी में शामिल होता है जिसकी वजह से बर्बादी का आगाज होता है। वो कैरेक्टर है एक लड़की का। गुलाम मुस्तफा इस लड़की के साथ वक्त के साथ साथ कुछ स्टार्ट हुआ और फिर ठीक ठाक इन्वॉल्व हो गया। अब इन दोनों ने ये फैसला भी किया वक्त के साथ साथ के शादी करते हैं। लड़की भी इसमें इन्वॉल्व हुई और गुलाम मुस्तफा भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। मुलाकातें करते करते काफी टाइम हो चुका था और ये जो मुलाकातों का सिलसिला था, इन मुलाकातों के सिलसिले में पैसे भी खूब लगते रहे और इसके साथ साथ जो लड़की है उसके साथ टाइम बहुत इससे लग जाता था। ये घर को लेट वापस आता और कभी कभार पूरी पूरी रात घर ना आता। बीवी को शक होने लगा और उसने कहा कि नहीं, कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है। जब कॉल करती पूछती तो जवाब ये देता कि मैं शहर से बाहर हूँ, एक अच्छा काम मिला तो मैं करने के लिए आ गया, तुम्हें तो इस पर भी एतराज है। बीवी से लड़ने झगड़ने वाले मूड में हमेशा से बात करता। बीवी को शक सा पड़ने लगा कि ये क्या कोई बदलाव आया है इसके रवैये में। जब इसने घर आना, बीवी ने कहना पैसे देना, खर्चा देना, तो खर्चा इसकी जेब में होना कोई ना। बीवी ने कहना अभी तुम काम करके आए हो तो पैसे नहीं मिले क्या? झगड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे खासे बढ़ने लगे। बीवी ने ये कहना कि नहीं, तुम किसी लड़की के चक्कर में हो, जो काम करता है वो ऐसे नहीं होता कि उसके पास पैसे ही ना हो। आदमी कहता यानी शौहर ये कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रही हो, अगर तुमने बाज नहीं आना शक करने से तो तुम करती रहो। अब लापरवाही और अंदाज यकीन दिलाता था इसकी बीवी को दाल में काला है। बीवी ने इसे कहा कि देखो मेरी बात सुनो, शादी में तुम्हें करने नहीं दूंगी और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं उस लड़की को छोड़ूंगी जिसके पीछे तुम गुल छड़े उड़ा रही हो। अब गुलाम मुस्तफा था उस लड़की के साथ ठीक ठाक किस्म का इन्वॉल्व
اور شادی بھی کرنا چاہتا تھا، دل سے اس کے ساتھ گپ شپ یہ وہ معاملات کرتا تھا۔ دوسری طرف گھر میں بیوی کا رویہ بڑے ستھرے انداز میں دیکھ چکا تھا کہ اس نے کسی صورت مجھے دوسری شادی نہیں کرنے دینی، نہ اس نے چھوڑنا ہے مجھے۔ اب یہ ترکیبیں سوچنے لگا کہ کروں تو کروں کیا، کس طرح سے کروں، چھوڑ سکتا نہیں ہوں، شادی کرنی تھی، ساتھ رکھ لینا تھا، چونکہ یہ کام تو کرتا تھا پینٹر کا اور وسائل اس کے بڑے محدود تھے۔ دوسری طرف بیوی جو ہے اس کا سخت رویہ۔ ان کے گھر کے بالکل ساتھ جو گھر ہے وہاں پر ایک یاسر نام کا لڑکا رہتا ہے۔ اب یاسر کریکٹر کا کوئی اچھا آدمی، اچھا لڑکا نہیں تھا۔ یاسر ایک جواریہ تھا جو پیسوں کا جوا خوب لگاتا تھا اور بدنام زمانہ بھی تھا۔ غلام مصطفیٰ کا یہ دوست بھی تھا۔ غلام مصطفیٰ اس کے پاس جاتا ہے، ڈیٹ تھی 23 اپریل، اس کو جا کے ملتا ہے، کہتا ہے کہ یاسر مجھے پتا ہے کہ تمہارے معاملات بڑے ڈسٹرب چل رہے ہیں۔ یاسر کہتا ہے کیا مطلب اس بات کا، کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم آج کل 1.5 لاکھ روپے کے قرض دار ہو کے آگے پیچھے ہو کے پھرتے ہو اور لینے والے تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہاں بات تو ایسی ہی ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں تمہاری مشکل ختم کر سکتا ہوں، تم میری بات مانو، میں تمہارا قرض اتار دیتا ہوں۔ کہتا ہے تمہاری کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے سنو میری بات غور سے، میری بیوی کو کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے 1.5 لاکھ بھی دوں گا۔ جس پر یہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، میں پکڑا جاؤں گا، میں نے نہیں کرنا، نہ میں نے پہلے کبھی ایسا کام کیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا، میں تمہیں سارا طریقہ بتاتا ہوں۔ تم ایسا کرنا، چھت سے داخل ہونا، چھت والا دروازہ میں کھول دوں گا، تم چھت سے داخل ہونا اور سیدھا میری بیوی کے کمرے میں جا کے اس کو مار دینا، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں وہ بھی تم لے جانا، اور جب سب کام کر لو تو گھر کا جو سامان ہے وہ سارا بکھیر دینا، ایسا لگے گا کہ ڈاکو آئے۔ جب تم کام کر کے نکل جاؤ گے پھر میں آؤں گا اور آ کر باقاعدہ میں شور شرابہ ڈالوں گا کہ ڈکیتی ہو گئی، کام بھی ہو جائے گا اور تمہارا پتہ بھی نہیں لگے گا۔ مجھ پر اعتبار کرو، میں پیسے بھی دوں گا اور اسی طرح سے ہم کریں گے۔ آگے سے یاسر نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کام کے سلسلے میں ٹوکن ایڈوانس کی مد میں 28,000 روپے غلام مصطفیٰ دے دیتا ہے یاسر کو۔ 27 اپریل کو غلام مصطفیٰ صبح جب کام پر جاتا ہے تو جاتے ہوئے خاموشی سے چھت والا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے، نہ بیوی کو خبر نہ کسی اور کو خبر، اور پھر آرام سے اپنی روٹین کے مطابق کام پر چلا گیا۔ 12 بجے کے قریب گھر کال کر کے حال چال کرتا ہے اپنی بیوی سے، کیسی ہو، کیا کر رہی ہو اور بچیاں کہاں ہیں؟ جواب دیتی ہے کہ میں اوپر والے کمرے میں سو رہی تھی اور دونوں بیٹیاں نیچے والے کمرے میں کھیلتے کھیلتے سو گئی ہیں۔ کہتا ہے چلو اللہ حافظ۔ اگلا فون کرتا ہے یاسر کو، کہتا ہے میری بیوی اوپر والے کمرے میں سو رہی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جاؤ اور جا کے کام کر۔ یاسر کہتا ہے بالکل ٹھیک، فون بند کرتا ہے اور بالکل چھت والے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے اور سیدھا کمرے میں جاتا ہے۔ جاتے سار اس کی بیوی کو قابو کر کے باندھ دیتا ہے اور باندھنے کے بعد اس کے ساتھ اپنی بچھاتا ہے۔ اس عورت کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں کر دوں۔ بیوی کہتی ہے ویسے بھی اب میرے پلے بچا کیا ہے، مار ڈالو مجھے، اب رہ بھی کیا گیا۔ تیز دھار آلے سے اسے وار کر کے مار دیتا ہے۔ اتنے میں جو 3 سال کی بیٹی ہے درے ادن، وہ ماما ماما کرتے روتے روتے ماں کے پاس آ جاتی ہے، اس کو ڈھونڈتے جیسے ہی اندر آتی ہے دیکھتی ہے، کہتی یاشر انکل، معصوم زبان میں، توتلی زبان میں، چونکہ یہ گھر کے ساتھ تھا تو اس نے اس کو پہچان لیا۔ ماں پر نظر پڑی تو ماں برے حالات، خوفزدہ ہو گئی، رونے لگی۔ اتنے میں سفاک جواریہ قاتل یاسر، اس نے اس بچی کو بھی وار کر کے مار ڈالا اور خود واپس سامان کو بکھیر کر چھت کے راستے چلا گیا اور بالیاں بھی اتار کے لے گیا۔ اب جب یہ واپس چلا گیا تو جاتے سار اس نے کال کی غلام مصطفیٰ کو، اسے کہا کہ کام تمہارا ہو گیا، اب تم پیسے بھیجو۔ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کے 2 بجے غلام مصطفیٰ گھر آیا، نارمل روٹین کے مطابق دروازے سے انٹر ہوا اور اندر آ کر شور شرابہ ڈالا، اتنا شور، اتنا رونا دھونا ڈالا کہ پوری کی پوری عوام محلہ اتنا رش لگ گیا۔ 15 پر کال کر کے رونے لگا، میں لٹ گیا، میں لٹ گیا، میری بیٹی مار دی، میری بیوی مار دی۔ کھانا گر جا کہ ان کو لگتا ہے موقع پر نفری آئی، دیکھا سب کچھ، اور پھر صرف نفری نہیں بلکہ CPO گجرانوالہ
डॉक्टर सरदार गयास खुद मौके पर पहुंचे, वकुआ देखा और चीजों को समझने की कोशिश की। चूंकि वकुआ कोई छोटा नहीं था, माँ और बेटी को घर के अंदर घुस कर मारा गया था। हालात और वाकयात, घर में सामान का बिखरना, ये सब चीख चीख कर कह रहा था कि डकैती हुई है बज़ाहिर। अब यहाँ पर जो शख्स सबसे ज्यादा रो रहा था वो था गुलाम मुस्तफा। दाढ़ी के साथ बेहोश हो के ड्रामेबाजियां कर करके ये गिर रहा था और इसको आसपास के लोग पानी पिला रहे थे। कुछ तस्वीर हैं जो मैंने देखी भी है इसकी इन हरकतों की। फिर सीपीओ गुजरांवाला भी इसे दिलासा देते हैं कि जो भी कातिल है हम वो पकड़ेंगे और आपके साथ हैं, आप हौसला रखें। एसएचओ से ये कहा कि एज सून एज पॉसिबल मुलजिम को गिरफ्तार करें और फिर वो वहां से चले गए। अब इस केस को ट्रेस करना था। दूसरी तरफ एक नामालूम पर्चा साथ साथ पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया, जिसके मुद्दई बने लड़की निदा के वालिद साहब मोहम्मद सलीम। अब जनाब पुलिस ने सबसे पहले जो स्टेप लिया वो ये था कि गली में चेक किया कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चेक किया गया तो गली में एक जगह पर एंड पे करके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस सीसीटीवी कैमरे का व्यू घर के दरवाजे तक था। उसकी फुटेज हासिल की, टाइमिंग सुबह से लेके अब तक की सारी हासिल की। अब वीडियो में बड़ा क्लियरली ये नजर आ रहा था कि घर के दरवाजे पर बीवी ने शौहर को छोड़ा है, दरवाजा बंद किया है और अंदर चले गई और उसके बाद से लेके अब तक कोई भी नहीं आया इस घर में। अब एक बात तो क्लियर हुई कि घर के दरवाजे से कोई भी शख्स दाखिल नहीं हुआ। दूसरा रास्ता इस घर में एंट्री का क्या हो सकता है, तो वो था छत वाला दरवाजा, यानी ममटी कुछ लोग कह लेते हैं इसको कि ममटी वाला दरवाजा, और कुछ छत का दरवाजा। आसपास वालों से पुलिस ने पूछगिछ की कि किसी को देखा आते हुए जाते हुए, और छत पर जाकर बाकायदा देखा कि इस छत पर आने का आसान रास्ता दाएं और बाएं वाली साइड से है। अब जनाब इस साइड पे रहता था यासिर जवारिया। पूछा ये घर किसका है, तो बताया ये तो यासिर का घर है। और यासिर इस सारे मामलात में साथ साथ दुखी दुखी सा एक्टिंग भी खूब कर रहा था। पुलिस ने पूछा ये क्या करता है, तो यासिर इसका जवाब न दे पाया। पुलिस ने इसको अपनी तहवील में लिया, पूछगिछ शुरू की, आसपास वालों से इसकी रेपुटेशन के बारे में पूछा। शक पुलिस का ठीक साबित हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो सारी कहानी खोल के रख दी। पुलिस ने कहा कि औरत को तो कर दिया, तो बच्ची का क्या कसूर था। उसने बताया कि 3 साला बेटी, उसको मेरा नाम याद था, वो आ गई थी, उसने मुझे देख लिया था, इसलिए मैंने उसको भी मार डाला कि किसी को बता ना दे कि यासिर अंकल ने मारा है। और दूसरी बेटी वो चूंकि नीचे ही सोई रही, ना वो आई ना मैंने उसको मारा। फिर पुलिस ने अगली रेड की गुलाम मुस्तफा पर, साथ ही उसको भी गिरफ्तार किया। पूछा तो उसने भी इकबाल जुर्म किया और ये कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता था। मेरी बीवी बड़े सख्त रवैये से मुझे ये कह चुकी थी कि ये काम नहीं होगा मेरी जिंदगी में, लिहाजा मैंने फिर ये काम किया, यानी इकबाल जुर्म कर लिया। सलीम साहब चूंकि लड़की के जो वालिद हैं मकतूला के, वो बने थे इस केस में मुद्दई, और ये पर्चा भी उस टाइम तक नामालूम था चूंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर दर्ज किया गया था। तो सलीम साहब एक ही बात धाड़े मार मार कर बोल रहे थे, क्या कसूर था मेरी बेटी का, क्या कसूर था मेरी पोती का। इस केस की तमाम अपडेट्स तफसीलात में आपको बता चुकी। एक ही जुमले पर मैं एंड करूंगी और यही मेरा मैसेज है। आप कैसे ये सोच लेते हैं कि आप जिस औरत को इज्जत बना के घर लाए, औलाद पैदा की, वो बच्चियां भी बड़ी हुई को 3 साल की 5 साल की, अब आपने ये सोचा कि नहीं इसको मार के एक और शादी करता हूं। यानी आप किसी की जिंदगी खत्म करते हैं अपनी खुशियों के लिए और शौक पूरे करने के लिए, और फिर ये यकीन होता है आपको कि हाँ मेरा घर बसेगा और ये सब होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी भी आप किसी के लिए गड्ढा खोद कर उसके ऊपर से छलांग लगा के कूद कर गुजर जाएंगे? नहीं, आप खुद उस गड्ढे में गिरेंगे। थैंक यू।